हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 के तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। यह पाठ एक निबंध है जो लेखन के व्यंग्य विधा पर आधारित है। इसके लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। ये हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 में जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत के महान व्यंग्यकारों एवं प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे। सबसे पहले इन्होंने ही व्यंग्य को हिंदी साहित्य में एक विधा के रूप में स्थापित किया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा है। इन्होंने सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए सदैव विज्ञान सम्मत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनकी भाषा शैली में अद्भुत अपनापन है, जिससे पाठक स्वयं को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। प्रस्तुत पाठ परसाई जी द्वारा लिखित एक हास्य व्यंग्य प्रधान रचना है। यह एक यात्रा वृतांत है। इसके माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं। वे अधिक लाभ कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपनी बस की यात्रा के दौरान घटित घटनाओं एवं मुश्किलों का हास्य व्यंग्य शैली में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। लेखक और उनके 4 मित्रों ने 4 बजे शाम वाली बस पकड़ने का कार्यक्रम बनाया, क्योंकि यही बस उन्हें पन्ना से सतना पहुंचा सकती थी, जहां से उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी और सुबह तक वापस भी लौट आना था। क्योंकि लेखक के 2 मित्रों को सुबह अपने काम पर भी उपस्थित होना था, इसलिए लेखक और उनके मित्रों ने इस शाम वाली बस को पकड़ने का कार्यक्रम तय किया। बस स्टॉप पर खड़े लोगों में से कुछ समझदार लोगों ने शाम वाली बस से यात्रा करने से मना किया। तब लेखक ने पूछा कि आप हमें यात्रा करने से क्यों मना कर रहे हैं? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, रास्ते में डाकू नहीं मिलते, बल्कि यह बस ही डाकिन है। बच्चों, ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि बस डाकिन है? क्योंकि वे लोग अनुभवी और समझदार थे। लेखक ने जब बस को देखा जो टूटी फूटी, जर्जर, बहुत ही पुरानी यानी दयनीय स्थिति में थी, तो उन्होंने महसूस किया कि इतने शाम में यात्रा प्रारंभ करने के थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी, और यदि कहीं रास्ते में ये बस खराब हो गई तो रात में बस को बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और वैसे समय में बस में सवार यात्रियों को बहुत परेशानी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह निबंध व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है, तो लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने बस को देखा उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। बच्चों, हमारे मन में श्रद्धा किसके लिए उमड़ती है? जो हमसे उम्र में काफी बड़े हों, आदरणीय हों। अर्थात लेखक ने यहाँ व्यंग्य करते हुए लिखा है कि बस को देखकर उनके मन में श्रद्धा के भाव उमड़ने लगते हैं, क्योंकि यह बस खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, यानी बस बहुत ही पुरानी एवं जर्जर स्थिति में थी। उसकी बॉडी पर इतने सारे चोट खरोंच के निशान थे, जिसे देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता था यह बस अब चलने की योग्य नहीं है। जिस प्रकार हम अपने घरों में अत्यधिक बुजुर्ग लोगों को आदर और सम्मान देते हैं, उनसे काम नहीं लेते बल्कि उनकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार यह बस भी सिर्फ आदर और सम्मान पाने की स्थिति में है। इसे चलाना या सवारी करना लोगों की जान से खिलवाड़ करने के समान है। जिस बस से लेखक अपने मित्रों के साथ यात्रा करने वाले थे, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। लेखक ने बस की दयनीय स्थिति को देखते हुए उस हिस्सेदार से पूछा, यह बस चलती भी है जी? तो उन्होंने कहा कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। लेखक ने कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक को बस कंपनी के हिस्सेदार की बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है, और इस बात को लेकर कि इस बस से यात्रा करें कि नहीं, लेखक सोचने लगे। तभी उनके एक मित्र जो पेशे से डॉक्टर थे
ने कहा कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली से कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। यहाँ डॉक्टर मित्र के कहने का यह अभिप्राय है कि ये बस नई नहीं है, बल्कि वर्षों से चल रही है। लेखक आगे लिखते हैं कि वे अपने मित्रों के साथ बस में बैठ गए और जो लोग उन्हें बस तक छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे मानो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे कह रही हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा, यानी इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, बस उसके लिए एक कारण होना चाहिए। लेखक आगे लिखते हैं कि इंजन स्टार्ट होते ही ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हों। खिड़कियों के अधिकांश कांच टूट चुके थे और जो थोड़े बचे थे उनसे यात्रियों को कटने छिलने या चोट खाने का खतरा बना हुआ था। इसी डर को भांपते हुए लेखक फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चलने पर ऐसा लग रहा था जैसे सभी सीटों के नीचे इंजन हो। लेखक आगे लिखते हैं कि वैसे तो बस चल पड़ी, परंतु उसकी चाल को देखकर उन्हें गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों की याद आ गई। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी के इन आंदोलनों का बस की चाल से क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में इन आंदोलनों के माध्यम से भारतीयों ने उन अंग्रेजों के आदेशों का उल्लंघन करते हुए उनके कामों में असहयोग किया था, उसी प्रकार इस बस के सभी हिस्से एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि बॉडी सीट को छोड़कर आगे बढ़ गई। कहने का तात्पर्य यह है कि बस की हालत इतनी खस्ता थी कि उसका एक भी पार्ट सही सही काम नहीं कर रहा था। बस की सीटें बॉडी से अलग हो चुकी थी, जो बस के चलने पर यात्रियों को उलट पुलट कर दे रही थी। कुछ आगे बढ़ने पर बस अचानक रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने पेट्रोल को एक बाल्टी में निकालकर उसे एक पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। इस दृश्य को देखकर लेखक ने कहा है कि ऐसा लग रहा है मानो माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिला रही है। लेखक लिखते हैं कि इसी प्रकार बस कुछ आगे बढ़ी, परंतु उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्हें बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था कि कब ब्रेक फेल हो जाए या स्टीयरिंग टूट जाए। लेखक बताते हैं कि रास्ते का दृश्य बहुत ही लुभावना था। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, परंतु लेखक को ये सारे पेड़ दुश्मन लग रहे थे, क्योंकि बस सड़क पर कभी इधर भागती तो कभी उधर। ऐसे में लेखक को इस बात का डर था कि कहीं ये बस पेड़ों से टकराकर किसी बड़े हादसे को अंजाम न दे दे। रास्ते में कहीं झील दिखती तो लेखक डर जाते कि कहीं बस इस झील में डूब न जाए। अचानक बस फिर रुक गई, परंतु इस बार ड्राइवर के बहुत कोशिशों के बावजूद वह नहीं चली। बस कंपनी के हिस्सेदार लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक है, यानी बस अच्छी स्थिति में है और रास्ते में इसका खराब हो जाना मात्र एक संयोग है। लेखक आगे लिखते हैं कि वृक्षों के नीचे बस खड़ी है और वृक्षों की पत्तियों से छनकर आने वाली चांदनी में बस बड़ी ही दयनीय दिख रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई है और कह रही है कि अब नहीं, अब मुझसे और नहीं चला जाता। लेखक को बस को देखकर आत्मग्लानि हो रही थी कि इतनी पुरानी और जर्जर बस से हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बियाबान अर्थात सुनसान में यदि इस बस का प्राणांत हो जाए तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि यह बस आगे नहीं बढ़ पाती तो हम इससे आगे सफर नहीं कर पाएंगे और इसे यहीं छोड़ देना पड़ेगा। फिर हिस्सेदार साहब इंजन खोलकर कुछ सुधार कार्य करते हैं, बस आगे बढ़ती है।
उसकी गति पहले से धीमी हो जाती है। बस की लाइटें बहुत धीमी हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी है। बस धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। जब भी कोई गाड़ी आगे या पीछे से आती, वह सहम कर किनारे खड़ी हो जाती, मानो कह रही हो कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब बस एक पुलिया पर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही बस का एक टायर फिस करके बैठ गया। लेखक आगे बस कंपनी के हिस्सेदार पर व्यंग करते हुए लिखते हैं कि उन्होंने पहली बार उसे श्रद्धा के भाव से देखा कि यह जानते हुए कि बस का टायर घिस चुका है एवं बस की हालत इतनी दयनीय है, फिर भी लोगों का भरोसा बना रहे, यह व्यक्ति जान हथेली में लेकर यानी अपनी जान जोखिम में डालकर इसी बस से यात्रा कर रहा है। लेखक इस लालची बस कंपनी के हिस्सेदार पर व्यंग करते हुए लिखते हैं कि इसकी प्राणोत्सर्ग की भावना किसी क्रांतिकारी के बलिदान से कम नहीं है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक आगे लिखते हैं कि यदि बस किसी नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। लेखक बस की हालत देखते हुए कहते हैं कि अब हमने पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था पूरी जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। यह तो सीधे हमें उस लोक में भेज देगी। लेखक के कहने का अर्थ यह है कि यह बस उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। यह उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो ये मान चुके थे कि ये बस उन लोगों के लिए कभी भी मृत्यु का कारण बन सकती थी। इसलिए उनका जीवन के प्रति बेचैनी एवं तनाव समाप्त हो गया। वे बड़ी ही इत्मीनान से बैठ गए, मानो अपने घर में हों। उनकी सारी चिंता समाप्त हो गई और हंसी मजाक शुरू हो गया। बच्चों, बस की यात्रा पाठ तो यहीं समाप्त हो जाती है, परंतु जिस समस्या को परसाई जी ने समाज के सामने रखा है वो आज भी बरकरार है। चंद लालची लोगों के निजी स्वार्थों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं।